नमस्कार। डिवाइन क्लासेस की ओर से अरेंज की गई इन साइंस की क्लासों में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम और आज ये उसका दूसरा वीडियो है। तो कल तक जो हमने पढ़ लिया था उसके आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, मैं एक थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। कल हमने लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन, एक मिनट पेन सही कर लेते हैं। हम लास्ट टाइम पे देख रहे थे रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, और मैंने इसमें आपको दो प्रोसेस बताई थी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर मैंने कल आपको दो प्रोसेस बताई थी। पहली प्रोसेस का नाम क्या था? एक है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें पहली प्रोसेस तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसको हम कह रहे थे ब्रीदिंग, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, पूरी कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट। क्या सेकंड है सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसमें टू थिंग होती है, टू थिंग कंसिस्ट करती है, जिसमें पहली तो चीज है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये वाली प्रोसेस जो हमने अच्छे से कल रीड कर ली थी या स्टडी कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक की चीज है, नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है। पहली स्लाइड के अंदर है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो कोई पूछे कि आपको इसका मतलब क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो मैंने टॉपिक लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमने खाना खाया है उसको स्मॉल पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी है वो रिलीज करवाना। और किसके द्वारा रिलीज करवाना? सेल के द्वारा। सेल के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो खाना हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी रिलीज करवाना ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, breakdown of food in simple molecule and intake and release energy। कोई भी फूड का कंपाउंड है उसको स्मॉल पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन कर देना और उससे एनर्जी है वो रिलीज करवाना ही सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ये वाला एंड मत लगाओ जी। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल मॉलिक्यूल एंड इनटेक एंड, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा इसलिए मैं ये गलत पढ़ रहा हूँ यहाँ से, दोबारा देखो। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन सिंपल मॉलिक्यूल इनटेक एंड रिलीज एनर्जी, यानी सिंपल मॉलिक्यूल को अटेन करना, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन कर देना और फिर उससे एनर्जी है वो रिलीज करवाना। ये वाली प्रोसेस आती है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। अब मेनली अपन खाना जो खा रहे हैं उसके अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। तो कहने का मतलब है इस वाली प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये जो लिखा अपन ने सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर, उसका ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो हम लिख सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी।
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके उसको ब्रेक डाउन कर देना और उसमें से एनर्जी है वो रिलीज करवाना ही इसके अंदर आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर इसमें क्या देखते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको लगाना है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन है, उसका जो पाथवे है वो डिस्कस करने वाले हैं। पाथवे अब सिंपल सी ये लिख के और यहाँ पे बोर्ड पे देखो इसके अंदर क्या करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये वाला फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा अगर मान लो हम ये मानते हैं कि ये मान लो मैंने किसी सेल का एग्जांपल लिया, ये मान लो ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है अंदर, है ना, ये मैंने मान लिया न्यूक्लियस है। तो ये बीच में जो ये लिक्विड सा मटेरियल भरा रहता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सही है। अगर ये सेल की आउटर कवरिंग है, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो ये बीच वाला जो लिक्विड फ्लो होता रहता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म के अंदर, तो हम लिख सकते हैं इन साइटोप्लाज्म। इसका ब्रेकडाउन होके ये बदलता है पायरुवेट में। पायरुवेट में जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, प्लस इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी है वो रिलीज होती है। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी है वो रिलीज होती है। क्या लिखा मैंने, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं और एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें 3 प्रोसेस आगे और चलती हैं। 3 प्रोसेस, कितनी प्रोसेस, 3, पहली, दूसरी और ये तीसरी प्रोसेस। पहली प्रोसेस है जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मान लो ऐसा हो कि आगे वाली प्रोसेस के अंदर एनर्जी और एनर्जी रिलीज करवाने के लिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो उससे क्या बनता है, उसे बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी। और ये वाली प्रोसेस किसमें होती है, ये होती है ईस्ट में। समझ गए क्या, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये प्रोसेस हो नहीं रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अनएरोबिक प्रोसेस। अनएरोबिक प्रोसेस क्या बोल सकते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं अपन अनएरोबिक प्रोसेस। अनएरोबिक प्रोसेस, देखो क्या बोलेंगे, क्या लिखा मैंने अभी तक कि ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाना, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके अंदर और एनर्जी रिलीज होती है। उसके आगे अगर इस पायरुवेट को अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और ब्रेक डाउन किया जाए तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात, यहां पर ऑक्सीजन थी नहीं, सपोज अगर दूसरी कंडीशन के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या बनता है, ये होता, ये वाली प्रोसेस हमारी मसल में होती है। ये वाली प्रोसेस मसल के अंदर होती इन मसल्स। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होने वाला है, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड। इस वाले को मैं मिटा देता हूं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर।
क्या हो गया? नखरे बहुत करता है बोर्ड। लेक ऑफ ऑक्सीजन यानी इन मसल के अंदर लैक्टिक एसिड प्लस साथ में क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड के साथ साथ में यहाँ पर और एनर्जी रिलीज होगी। ये वाली प्रोसेस होती है हमारी मसल के अंदर। तभी आपने देखा हो कभी अभी अगर मान लो आप काम कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, तो मसल के अंदर क्रेम्स वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है ना, उसका जमाव हो जाता है। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन वाली प्रेजेंस हमारी मसल के अंदर होती है। अच्छा, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या बनने वाला है, तीन चीजें बनेंगी। कितनी चीजें बनने वाली हैं, तीन चीजें बनने वाली हैं। कितनी चीजें बनने वाली हैं, तीन चीजें। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो सबसे पहले तो बनेगा CO2 H2O प्लस एनर्जी, ये इसका प्रोडक्ट है। दोबारा देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन मसल। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं, और एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसका ब्रेकडाउन किस तरीके से होगा, अगर विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ये प्रोसेस हो रही तो इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनेगी। ठीक है, अगर मान लो लेक ऑफ ऑक्सीजन में हो रही हो प्रोसेस तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ये प्रोसेस हो रही तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। इस वाली प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी सबसे रिलीज हो रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन हो रही है उससे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इन दोनों के अंदर एनर्जी जरूर रिलीज हो रही है, लेकिन वो कम होगी जितनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, तो इसको नोट डाउन करो। अभी वापस देखो, मैंने अभी तक क्या क्या बताया इसके अंदर आपको। हाँ, आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल और उससे एनर्जी रिलीज करवाना, है ना। अब फूड के अंदर मेनली ग्लूकोज हो रहा है, तो उससे एनर्जी रिलीज करवाने के लिए क्या जो तरीका है वो हमने आगे वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और फिर ये वाली प्रोसेस हो रही है। ऊपर वाले को बोलेंगे अनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और इस वाले के अंदर बोलेंगे एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। समझ गए तो लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं सेकंड वाली क्या है। अच्छा, ये देखो सेकंड वाला पोर्शन हमारा रहेगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं और उनके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसके अंदर लिखने वाली बात है ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आधार पे रेस्पिरेशन है वो दो तरह के होते हैं। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन डिवाइड इन टू कैटेगरी, डिवाइड इन टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे अपन करने वाले हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए चलिए देखिए। तो मैंने एक ही इधर में एक
तरीके से मैं एक चार्ट सा फॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस वाले में मैंने लिख दिया अन एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, पहली बात क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। एरोबिक और अनएरोबिक के अंदर पहला डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? पहला डिफरेंस लिखेंगे, ये तो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये वाला होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम लिख सकेंगे अकर ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रही है। इधर वाले के अंदर देखते हैं, अकर ऑन द absence ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर ये वाली प्रोसेस है वो होती है, ये वाली प्रेजेंस के अंदर, वो वाली अब्सेंस के अंदर। सेकंड वाली बात देखने वाले, सेकंड वाली बात बताओ क्या है? ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है? तो इसको लिख सकते हैं अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि ये वाली प्रोसेस होती है अकर इन, किसमें अकर, किसमें होती है ये वाली प्रोसेस? अकर इन साइटोप्लाज्म। ये वाली प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इस वाले के अंदर अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि वो वाला साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है। थर्ड बात। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? तीसरी बात हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होने वाले प्रोडक्ट्स आर, इसमें क्या क्या बनता है? एनर्जी, एनर्जी। एक तो इसके अंदर एनर्जी फॉर्म होती है CO2, वाटर, वाटर पेपर, या वो सिंपली वाटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली वाटर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। प्रोडक्ट्स आर एनर्जी, CO2, CO2 ETC, बस इतना बहुत। प्रोडक्ट्स आर एनर्जी, CO2 ETC, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। जबकि इस वाले के अंदर प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं? प्रोडक्ट्स आर, इसका प्रोडक्ट हो सकता है अगर ईस्ट में हो रहा तो इथेनॉल, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, इसके प्रोडक्ट तो आ जाएंगे, एनर्जी है CO2, जबकि इसके प्रोडक्ट क्या आने वाले हैं? इथेनॉल है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे इसके प्रोडक्ट रहने वाले हैं। प्रोडक्ट आर एनर्जी, CO2, प्रोडक्ट आर इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अब यहाँ तक की बातें कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे, आगे वाली स्लाइड में देखेंगे क्या है। फटाफट कॉपी कर लो इसको। एरोबिक और अनएरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इस ये वाली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है ये वाली प्रोसेस, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी और CO2 ETC, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ETC, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। इसमें वाटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया वाटर।
वाटर 86। फोर्थ पे क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने वहां पे भी बताया था आपको पिछली स्लाइड के अंदर, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी ज्यादा बनती है, उसमें एनर्जी ज्यादा बनती है, जबकि इस वाले के अंदर एनर्जी कम बनती है। तो फोर्थ वाली बात हम लिख सकते हैं कि मोर एनर्जी प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इससे मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इससे लेस, इसके कंपेरेटिवली लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस, इसके कंपेरेटिवली लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, एरोबिक अनएरोबिक। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है, अनएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी बनती है, इस वाले में कम एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये वाला साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इस वाले के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो या तो होता है क्या, वाटर, या फिर एनर्जी, या फिर CO2, और इस वाले के अंदर या तो इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। समझ गई बात? चलो अब इस ये नोट डाउन कर लो पूरा, फिर इससे आगे करेंगे। देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखो 3 नंबर पे, अब ये चैप्टर आ गया। कई बार तो इस चैप्टर को यहीं से शुरू किया जाता, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये वाला ऑर्गन है वो इन्वॉल्व होता है। अब देखो इस डायग्राम को सबसे पहले आप देखो, इसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे देखो हम लोग नॉर्मली एयर है वो कहाँ से एंटर करते हैं, ये वाला एंट्री प्लेस है एयर का, माउथ से भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ मानो सबसे पहले नोस्ट्रियल से होते हुए, नासल कैविटी से होते हुए, नासल डक्ट के थ्रू ये जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से होता 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 लेरिंग्स तक, लेरिंग्स के बाद में ये जाएगा ट्रेकिया तक, ट्रेकिया पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं उनको पार करते हुए ब्रोंकाई तक, फिर ब्रोंक्यूल तक, और लास्ट में ये वाली पोर्शन है वो एल्वुलाई कहलाता है। क्या कहलाएगा? एल्वुलाई तक जाते जाते, और फिर ब्लड कैपिलरी के अंदर ये सारी ऑक्सीजन है वो छोड़ दी जाती है। अब सबसे पहले तो हम इस पूरे डायग्राम को लेबल करते हैं। क्या करेंगे? लेबल करने वाले हैं इस डायग्राम को, क्या करेंगे? लेबल करेंगे। तो देखो इसको क्या बोलेंगे? नासल, नासल पैसेज, ये नासल पैसेज है। क्या बोलने वाले हैं इसको? नासल पैसेज। ये वाला देखो, ये पीछे वाला पार्ट, इसको बोलेंगे फेरिंग्स। ये वाले पार्ट को बोलेंगे फेरिंग्स, पी ए। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। इस वाले पार्ट को बोलेंगे पी फेरिंग्स। पहले नासल पैसेज, सेकंड वाला है फेरिंग्स, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलेंगे लेरिंग्स, लेरिंग्स। नासल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये देखो इस तरफ दिखा रखा, इसको अपन पढ़ते हैं, ये हम इसको अपन पढ़ेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रेकिया। इसके ऊपर देखो ये छल्ले छल्ले से बने हुए हैं, इसलिए रिंग ऑफ, इसको बोलते हैं अपन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये हमारे लंग्स हैं, ये पूरे, ये देखो दोनों जो आपको रेड रेड पर्पल पर्पल सब ये जो कलर दिख रहा है ना, रेडिश जो कलर दिख रहा है रेडिश, इस वाले को ही अपन बोलते हैं लंग्स। ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई यहाँ आने के बाद में आगे छोटी 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 डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो
और नंबर पे जो ये जो डक्ट बन रही है ना, इस वाली डक्ट को बोलेंगे हम ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स क्या बोलने वाले हैं? ब्रोंकियोल्स। और ये आगे, इनके आगे देखो, ये छोटी 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 आगे आगे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलेंगे एल्वुलाई। एल्वुलाई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट होती है, इसी को ही बोलेंगे यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। यहां से जैसे मान लो, देखो अब जो एयर है ना वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, एल्वुलाई है। इन्हीं से कनेक्टेड होती है हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज। ब्लड की कैपिलरीज इन्हीं से कनेक्टेड होती हैं। ये मैंने आगे बना रहा हूँ इस तरीके से, रुको एक बार। ब्लड की कैपिलरीज इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या क्या देखा, देखो अपन ने यहां से, देखो इधर आके समझाता हूँ। सबसे पहले नासल पेसेज, और ये आगे वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नोस्ट्रियल्स या नासल। नोस्ट्रियल लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, या नासल, नासल के केविटी, नासल केविटी। फिर नासल पेसेज से होते होते ये एयर है वो नीचे होते होते सबसे पहले फेरिंग्स में जाती है, फिर लेरिंग्स में, उसके बाद में यहाँ होते होते ट्रेकिया से होते होते रिंग ऑफ कार्टिलेज के ऊपर से, और इधर इन दोनों के अंदर डिवाइड हो रही है। इन दोनों के अंदर ये एयर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पहला देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। उसके बाद में ये सेकेंडरी जो डक्ट होती है, सेकेंडरी डक्ट, उनको बोलते हैं ब्रोंकियल्स। और लास्ट के अंदर जो ये गुच्छे वाली जो संरचना होती है, इसी को अपन बोलेंगे एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर एयर आने के बाद में ये सारी एयर है वो ब्लड के पास ट्रांसफर कर दी जाती है, ब्लड के पास ट्रांसफर कर दी जाती है। और ब्लड के अंदर जो पहले एयर अब हमने ट्रांसफर कर दी थी, उसके बाद में ब्लड भी तो CO2 वापस लेके आता है, तो वो CO2 है ना वो वापस एल्वेलाई को दे देंगे। तो अपन जैसे ही सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये वापस CO2 बाहर चला जाएगा। O2 का इंट्रेंस और CO2 को एक्सेल कर देंगे। O2 को इनहेल करेंगे और CO2 को एक्सेल कर देंगे। फटाफट इसको कॉपी के अंदर अपने हाथ से डायग्राम बनाओ और फिर ये सारी चीजें उसके अंदर नोट डाउन करनी है। वापस देखो, सबसे पहले क्या है, नासल केविटी। नोस्ट्रियल भी बोल देते हैं आगे वाले को, नोस्ट्रियल, नासल केविटी, इसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। नासल पेसेज है, नासल डक्ट है, नासल केविटी है, नोस्ट्रियल है, बहुत सारे नाम है। उससे होते होते एयर आएगी नीचे, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फिर एयर थोड़ी और नीचे यानी लेरिंग्स के अंदर। और ये जो हमारी लेरिंग्स के बाद में जो हवा नीचे जा रही है, इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप को ही हम बोलते हैं ट्रेकिया। विंड पाइप को ही बोलेंगे ट्रेकिया। पहले फेरिंग्स है ना वो जगह है जहां पर फूड और एयर दोनों एक साथ प्रेजेंस होती हैं, एक साथ उपलब्ध होते हैं। लेकिन उसके बाद में एक जगह ऐसी आती है जिसको इपिग्लोटिक कहते हैं, वहां पे दोनों दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद में ये जो दिखा रखी है वो विंड पाइप है, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आपको मिलेगा लेरिंग्स। इसी लेरिंग्स को कहते हैं अपन वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। फिर ट्रेकिया के ऊपर ये ट्रेकिया, ये व्हाइट वाली, इसके ऊपर आपको ऐसे छल्ले से मिलेंगे, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। इससे होती होती एयर अब ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड होगी। पहला पार्ट तो कहलाएगा, दोनों पार्ट कहलाएंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई वैसे एक पार्ट होता है ब्रोंकस, ब्रोंकाई दोनों को बोलते हैं, एक होता है ब्रोंकस। उसके बाद में ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही हैं, जिसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट के अंदर ये गुच्छेनुमा जो संरचना होती है ऐसे, उसी को बोलेंगे एल्वेलाई, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट होती है ना। ये समझ गए होगे। एयर का पाथवे क्या रहेगा, अगर मालूम मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, एयर का पाथवे क्या रहने वाला है।
सबसे पहले नासल कैविटी से होती होती एयर इंटर करेगी, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, और ट्रेकिया से होते होते ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई, और फिर ब्लड के अंदर चली जाएगी। ये हमारा अगला पोर्शन रहने वाला है, समझ गए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्या है। पाथ ऑफ एयर फ्रॉम, क्या लिख रखा है मैंने, नासल कैविटी टू ब्लड कैपिलरीज, यानी हमारा जो ब्लड, जो एयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से रहेगा, ब्लड कैपिलरीज तक, ब्लड कैपिलरीज तक। तो देखो सबसे पहले एयर है वो कहाँ एंटर करती है, सबसे पहले नासल कैविटी के अंदर। पाथ मैंने यहाँ पे लिखा पाथ, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या हो रहा है, सबसे पहले लिखेंगे नासल कैविटी, नासल कैविटी। उसके बाद में सबसे पहले नासल कैविटी, उसके बाद में नासल एसेज। ये वाली लाइन आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नासल कैविटी, नासल पैसेज, उसके बाद में एयर जाती है फेरिंग्स के पास। इसकी स्पेलिंग लिखने में मुझे बहुत बार गलतियां होती हैं, PHARYNS, क्योंकि सामने से दिख नहीं रहा, ये लाइट है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रही, तो मैं दिख नहीं रहा कि मैं लिख भी क्या रहा हूँ। वापस देखो, नासल कैविटी, नासल पैसेज और फेरिंग्स, उसके बाद में फेरिंग्स, फिर इसके बाद में कहाँ जाने वाली है एयर, लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स के अंदर जाने वाली। फेरिंग्स, फेरिंग्स से होती होती लेरिंग्स के पास जाएगी, और फिर लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया से होती होती एयर जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होती हुई एयर ट्रांसफर हो गया आगे ब्रोंक्यूल के पास, ब्रोंक्यूल्स के पास, और ब्रोंक्यूल से जाने वाली है एल्वेलाई के पास। और ये एल्वेलाई इस एयर को ब्लड के अंदर, ये तो रेड पेन से लिखें, वाह बोर्ड बहुत नखरे करता है। ये ब्लड के अंदर एयर है वो चली जा रही है। वापस देखो, नासल कैविटी, नासल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते होते ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद में जाने वाला है ये एल्वेलाई के पास, और फिर जाने वाला ब्लड के पास। ये हमारी पाथवे ऑफ एयर हो गया फ्रॉम नासल कैविटी टू ब्लड कैपिलरीज। यहाँ से ब्लड के अंदर जाने के बाद में ब्लड में कौन लेके जाता है, ब्लड कैपिलरीज सारे सेल को डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये एयर, समझ गए। तो आज अपन इसके अंदर इतना ही पोर्शन पढ़ने वाले हैं, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।